तो हम बात करने वाले हैं आज की वो क्या प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो क्या प्रोसेस है जो हर किसी को समान रूप से फॉलो करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये आज का नहीं है, ये कई पचासों साल पुराना है जिसको फॉलो करके बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसमें कोई शक और शुबे की कोई जगह नहीं है। मैं आपको ले चलता हूँ उसकी तरफ। सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयर फॉर एक्शन। जैसे हम कोई भी अच्छा काम करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले प्रिपरेशन करते हैं। नहाने से पहले हम तौलिया लेकर जाते हैं, या जो पानी की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत होती है, साबुन की ज़रूरत होती है। तो वो प्रिपेयर हम करते हैं। पूजा के पहले प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई के पहले प्रिपरेशन करते हैं, कहीं घूमने-फिरने जाना हो तो उसके पहले प्रिपरेशन करते हैं। हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ के पहले हम प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे कुछ भी हो। एग्ज़ाम्पल चाहे कुछ भी हो, प्रिपरेशन की ज़रूरत समान रूप से पड़ती है। अभी क्या है कि ये काम करने से पहले क्या आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी? जी हाँ, फ्रेंड्स, आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है? आपको पहले समझना है कि आपने किस चीज़ के साथ मतलब आप जुड़े हैं। वो क्या इंडस्ट्री है? न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है? ये कंपनी का के बारे में डिटेल्स या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में डिटेल्स, कुछ डिटेल्स मैंने आपके साथ कल शेयर की थी। तो वो कुछ डिटेल जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव प्रभाव पड़ता है उन लोगों के ऊपर। तो आपको जिस चीज़ के साथ आप जुड़े हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो पर्सनल केयर हो अ, या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो, उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है। जब तक आप खुद नहीं समझते, तब तक किसी और को समझाना पॉसिबल नहीं है। कंपनी के मटेरियल को पढ़ने की हमेशा कोशिश कीजिए। कंपनी की वीडियोज़ हमेशा देखने की कोशिश कीजिए और नॉलेज गेन करिए प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान के बारे में। ये फ्रेंड्स, ये आपको जुड़ते ही ये काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी-कभी मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग के 16 साल के करियर में कि अपलाइन से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो काफ़ी फ़िल्टर्ड होती है। वो काफ़ी बायस इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऊपर से नहीं आती कभी-कभी, या कभी-कभी कोई व्यस्त हो या डिस्टॉर्ट होता है मैसेज कि सामने वाला बता रहा था राम, हम समझ गए रहीम, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम कंपनी का मटेरियल पढ़ते हैं, कंपनी से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें डिस्टॉर्शन का या उसमें भ्रमित होने का कोई चांस नहीं रहता। जो भी चीज़ जैसी है, हमें वैसी की वैसी पता चलती है। दूसरी बात कि अगर कोई हमें चैलेंज करे कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, तो हम कंपनी के लिटरेचर में या कंपनी के वीडियो में उसको दिखा सकते हैं, ताकि हमारी विश्वसनीयता बेहतर हो सके। तो मार्केटिंग प्लान के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मार्केटिंग प्लान नहीं जान जाते, तब तक विश्वास डेवलप नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं डेवलप होगा, तब तक हम किसी को विश्वास दिलाएँगे कैसे? ये तो विश्वास दिलाने का काम है। जब तक हमें खुद विश्वास नहीं होता, किसी और को विश्वास दिलाने का सवाल तो उठता ही नहीं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट खा के कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ के कर सकते हैं और प्रोडक्ट के बारे में सुन के कर सकते हैं। ये तीनों ज़रिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इन तीनों ज़रियों से अलग-अलग चीज़ें हमें प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलती हैं, और लोगों का क्या रिज़ल्ट आया, ये भी पता चलता है। अपने ऊपर क्या महसूस हो रहा है, ये भी पता चलता है, और वो जो महसूस हो रहा है, उसको ही लोगों को बताकर हम इस बिज़नेस को एक बड़ा रूप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है, ये चीज़ के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझना ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है कि स्विमिंग जाने बिना पानी में कूद पड़ते हैं और डूब जाते हैं और कहते हैं ये काम तो बेकार है। लेकिन अगर आप उन लोगों से पूछें जो लोग अनसक्सेसफुल हुए हैं, उनसे आप पूछें कि आपने क्या तैयारी की थी मैदान में उतरने से पहले? आप जैसे मान लीजिए हॉकी में भी कुछ प्रोटेक्टिव गियर लगा कर के थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव गियर होता है हमारे पास, और फिर हम जाते हैं मैदान में। क्रिकेट भी खेलने जाते हैं तो हमारे पास कुछ हेलमेट और कुछ प्रोटेक्टिव गियर होता है। यहाँ पर हम बिना जाने समझे कि क्या खेलना है, कैसे खेलना है, क्या करना है, ये जाने बिना ही हम अ, कुछ कुछ लोगों से बात करने लग जाते हैं और फिर असफल हो जाते हैं और शुरू में डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये काम तो होगा नहीं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या करना है, किस तरह से करना है और क्या नहीं करना है, ये भी समझने की ज़रूरत है। आपके पास जो है ज़रूरी टूल्स होने चाहिए, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंपनी के बारे में। टूल्स जैसे कि कंपनी के अलग-अलग लिटरेचर्स हैं, वो हो सकते हैं, कंपनी के फ्लायर्स हो सकते हैं, कंपनी के बारे में न्यूट्रिशन के जो हैंडआउट्स हैं, वो हो सकते हैं, कंपनी के और भी काफ़ी सारे लिटरेचर हैं,
वो हो सकते हैं, नोटपैड हो सकता है, डायरी हो सकती है, पेन हो सकती है। ये और आपका पहनावा-ओढ़ावा थोड़ा बेहतर हो, आगे वाले पॉइंट में मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अ, आपको देखकर एक बिज़नेसमैन जैसी छवि मिलनी चाहिए, तभी लोग आपको विश्वास करेंगे। मान लीजिए मैं न्यूज़ रीडिंग कर रहा हूँ और न्यूज़ रीडिंग में मतलब मैंने सैंडो गंजी पहन रखी है, इनर पहन रखे हैं और मैंने शॉल ओढ़ रखी है, मान लीजिए। तो क्या मुझे देख कर के एक अच्छी फीलिंग आएगी, बढ़िया फीलिंग आएगी? नहीं आएगी। तो अगर मुझे देख कर के अट्रैक्टिव नहीं फील होगा, तो कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर शो बिज़नेस है ये। हमें थोड़ा अच्छा दिखना पड़ेगा ताकि लोग हमें विश्वास कर सकें। न्यूज़ रीडर्स तो एक कमरे में बैठे होते हैं, फिर भी उन्होंने सूट पहना हुआ होता है, टाई पहनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि उनके पहनावे-ओढ़ावे से ही फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है और सुनने वाला उनको जाने बिना भी उनकी बात को विश्वास कर सकता है, क्योंकि उनका पहनावा-ओढ़ावा और उनका बोलने का तरीका बिल्कुल प्रोफ़ेशनल होता है। तो आपके बोलने का प्रोफ़ेशनल होगा आपके बोलने का तरीका, आपके पहनावा-ओढ़ावा भी प्रोफ़ेशनल होगा, तो आपको लोग ज़्यादा विश्वास कर पाएँगे, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को विश्वास ही तो दिलाना है। अगर हम खुद विश्वसनीय बनने पर काम नहीं करेंगे, तो लोगों को विश्वास दिलाएँगे कैसे? इसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर भी ध्यान रखना है। हम किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कितना बात कर रहे हैं, ये हमारा बात करने का तरीका प्रोफ़ेशनल होना चाहिए। इसके अलावा हमें प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करना है। जब तक हम खुद यूज़ नहीं करते, तो हमें अनुभव नहीं होगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट क्या करता है। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, तब तक किसी और को बताने के योग्य नहीं रहेंगे। कोई बोलेगा कि अच्छा मीठा लगता है या खट्टा लगता है या कड़वा लगता है, तो हम इधर-उधर देखेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। तो हमें प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करने की ज़रूरत है। खुद यूज़ करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना इफ़ेक्टिव है, कितना कारगर है, कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और कितनी अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ये हमें महसूस हो पाएगा और ये जो महसूस होगा वही लोगों को बता के इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, कि इस बिज़नेस से आपको पाना क्या है? इस बिज़नेस से आपको अचीव क्या करना है? आप कंपाउंडिंग करके आपको क्या लाभ मिलेगा? कंपाउंडिंग जो है वो मल्टिप्लिकेशन के प्रिंसिपल पे आधारित होता है। जैसे सामान्यतः हम जो भी काम करते हैं उसमें लीनियर इक्वेशन होता है, ऐड होता चला जाता है। मुझे प पिछले महीने 20,000 रुपए सैलरी मिली, मुझे अगले महीने फिर 20,000 सैलरी मिलेगी, फिर उसके अगले फिर अगले महीने फिर 20,000, फिर उसके अगले फिर 20,000। तो 20-20 हज़ार रुपए करके ऐड होते चले जाते हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशन में चलता चला जाता है। लेकिन बिज़नेस में क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़ने की त संख्या बढ़ती रहती है, हमारे साथ प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहती है, इस वजह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से के बाद 2 मल्टीप्लाई होता है तो 4 होता है, फिर 4 में 2 मल्टीप्लाई होता है तो 8 होता है, फिर 8 में 2 मल्टीप्लाई होता है तो 16 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के प्रिंसिपल में थोड़ी दूर अगर आगे चल करके हम एक बहुत ही बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि एक फैक्ट्री की तरह हमारी खुल जाती है, वो भी बिना मतलब किसी लाइसेंस के, बिना रॉ मटेरियल के हम वो फैक्ट्री हमारी ह्यूमन फैक्ट्री बन जाती है। तो आपको इस बिज़नेस से जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ इस बिज़नेस से मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप डुप्लीकेशन का प्रिंसिपल समझें, प्रोवाइडेड आप कंपाउंडिंग का प्रिंसिपल अच्छी तरह से समझें और आप गलती करने से घबराएँ नहीं, क्योंकि गलती करके ही आप सीखेंगे। आप दिन के एंड में आप सोचें सोने से पहले 5 मिनट कि आपने क्या किया और उससे रिज़ल्ट आया है कि नहीं? अगर आया है, तो आप उसको कैसे बेहतर रिज़ल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपने अगर कोई गलती की है, आप अपने खुद बेस्ट जज हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने कोई गलती की है या नहीं और अगर कोई गलती आपको लगता है कि आपने की है, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, ये सेल्फ काउंसलिंग जब तक आप करते रहते हो, तब तक आप हर दिन बेहतर बनते जाते हो। ये प्रिपेयर फॉर एक्शन के तौर पे अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा जो दूसरा काम है हमें करना है वो लिस्ट ऑफ गोल्स। वो गोल्स वो ईंधन है, वो पेट्रोल है, वो माध्यम है जो हमें इस काम को करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये गोल्स ही हैं जिसके लिए हम इस काम को कर रहे हैं। ये इतनी परेशानी उठाएँ, नया काम सीखें, मीटिंग में आएँ, सुबह-सुबह उठें या लोगों से बात करें या प्रोडक्ट्स के बारे में जानें। ये इतना सारा नया काम हम करेंगे क्यों? वो करेंगे इसलिए क्योंकि लाइफ में हमारे कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, उनको हमें पूरा करना है। ये जो गोल्स हैं
आपको उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपनी गोल्स की लिस्ट बनाते हैं, वो उनके 66% चांस बढ़ जाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के। ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 400 साल पुरानी बात है। जो भी चीज़ लिखित रूप में रहती है, वो उसको साकार रूप लेने में मतलब आसानी होती है। हमें लिस्ट को ज़रूर बनाना है गोल्स की, क्योंकि अगर हम उसे नहीं बनाते हैं तो हमें जो गोल्स हमारे हैं वो पाने में दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोग जिनके जिनके गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, आप देखिए कि उनकी गोल की लिस्ट ही नहीं बनी हुई है। ओके, ये ईंधन का काम करते हैं। जितने अच्छे आपके गोल्स होंगे, जितने इमोशनली आप अपने गोल से जुड़े होंगे, उतनी ही जल्दी आप उसको साकार रूप में देख पाएँगे। और जो गोल्स हैं वो स्मार्टर होने चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या चाहिए। गाड़ी चाहिए तो इंजन कैसा होगा उसका, उसकी उसका रंग कैसा होगा, उसका मॉडल कौन सा होगा, डीजल होगी या पेट्रोल होगी, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। यू हैव टू बी स्पेसिफिक। आप कहीं अगर जाकर मतलब किसी टिकट के काउंटर पे कहें कि मुझे वहां जाना है, मुझे वहां का टिकट दे दो, तो वो मुझे टिकट नहीं दे पाएगा। तब तक नहीं दे पाएगा जब तक मैं उसे एग्जैक्टली नहीं बता देता हूँ कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है, मुझे किस दिन जाना है, मुझे किस कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना है। जब तक मैं ये नहीं बता देता टिकट करने वाले को, तब तक वो मेरा टिकट नहीं कर सकता। तो मुझे स्पेसिफिकली जानना होगा कि मुझे क्या पाना है। मेजरेबल होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल। उसको आप मेजर कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए मुझे, अगर मैं कहता हूँ मुझे बहुत पैसा चाहिए, अब बहुत पैसा किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, किसी के लिए 100 करोड़ हो सकता है, किसी के लिए 100 अरब हो सकता है। तो ये बहुत पैसे की परिभाषा लोगों की अलग अलग है। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं समृद्धि चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, ये सारे रिलेटिव टर्म्स हैं। इसकी परिभाषा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। इस वजह से आपको मेजरेबल बनाना है कि इतने समय में इतना करना है, ताकि हर किसी को स्पष्ट हो सके कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, और किस टर्म्स में चाहिए। एक्शनेबल होना चाहिए गोल्स, ए फॉर एक्शनेबल। एक्शनेबल यानी कि मैं चांद पे जाना चाहता हूँ, ये एक गोल हो सकता है। तो एक्शनेबल है क्या? क्या मैं अपने साधनों से, जो भी मेरे पास साधन है, उससे उसको एक्शन में परिणत कर सकता हूँ क्या? मैं डेली बेसिस पे कुछ ऐसा एक्शन ले सकता हूँ क्या, जिससे मैं चाँद पे जा पाऊँ? शायद नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने जो है वो जीभ से मैं अपना फोरहेड टच करना चाहता हूँ, तो ये कोई ऐसा एक्शनेबल गोल नहीं है जिसके प्रति हम रेगुलर बेसिस पे डेली एक्शन ले सकें, उसको अचीव करने के लिए। कोई ऐसा गोल एक्शन लेने से जो अचीव हो जाए, वो उसको एक्शनेबल बोलते हैं। तो हमारा गोल जो है एक्शनेबल होना चाहिए। हम कुछ ऐसे ही, मतलब भावी कल्पना में कुछ ऐसा ना बोल दें जो कि संभव ना हो या एक्शनेबल ना हो। तो रिलेटेबल होना चाहिए। रिलेटेबल यानी कि वो चीज़ हमसे मार्मिक तौर पे जुड़ी होनी चाहिए। जब तक हमारे गोल्स हमारे हमारे साथ मार्मिक तौर पे या इमोशनली जुड़े हुए नहीं हैं, तब तक थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि रिलेटेबल होने चाहिए गोल्स, हमारे साथ मार्मिक तौर पे जुड़े हुए होने चाहिए। टाइम बाउंड होने चाहिए। गोल्स में अगर टाइम नहीं लिखा हुआ है, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं कि कल हमें कोई गाड़ी लेनी है, और 10 साल बाद भी हम पढ़ेंगे मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। तो टाइम बाउंड, आपको टाइम लिख देना है गोल के बाद कि आपको कब तक वो चीज़ अचीव करनी है। और रिवॉर्ड, आर फॉर स्मार्टर में आर फॉर रिवॉर्ड है कि आप जब भी किसी भी छोटे या बड़े ड्रीम को अचीव करें, गोल को अचीव करें, तो आप अपने आप को पैम्पर करें। कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को एक ट्रीट देकर कर सकते हैं। आप अपने आप को पेन देकर कर सकते हैं। एक पेन, अच्छी पेन खरीद सकते हैं। आप अपने आप को किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर आप अपने आप को ट्रीट दे सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें, आप अपने आप को अलग अलग चीजें देते हैं, क्योंकि नई चीज जो है वो एक्साइटमेंट पैदा करती है। जब आप किसी भी नई चीज को लेते हो तो आप उत्साहित रहते हो। आप याद कीजिए कि आपने आज तक जितनी भी नई चीजें ली है, वो जब आपने शुरू शुरू में खरीदी थी, नया फ्रिज या नया पंखा, नया नया एसी, नया फोन, तो नई चीज से थोड़ा एक्साइटमेंट पैदा होता है। तो जब आप नई चीज लेते हैं, अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए, तो आपको एक उत्साह पैदा होता है नई चीज की वजह से। और वो उत्साह आपको अगले गोल के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप अगले गोल को अचीव कर सकें।
आपके जो लिस्ट ऑफ गोल्स है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में आप परिभाषित कर सकते हैं। आप 100 कम से कम 100 गोल्स लिखें तो बेहतर रहेगा। मैं समझता हूँ कि लाइफ में जिसके बड़े गोल्स या अच्छी चीजें पाने वाली नहीं है, तो वो काम ही क्यों कर रहा है? वो तो निर्वाणा ऑलरेडी उसको मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है दुनिया में। शॉर्ट टर्म्स वो गोल्स वो हो सकते हैं जो 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर आप पाना चाहते हैं। मीडियम टर्म गोल्स वो हो सकते हैं जो 1 साल से 3 साल या 1 साल से 5 साल के अंदर आप पाना चाहते हैं। लॉन्ग लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जो आपके जीवन का उद्देश्य है, या 5 साल से ज़्यादा जो आपको मतलब अचीव करने में लगेगा, आपको लगता है, वो गोल्स आप लॉन्ग टर्म में रखें। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में लिखें, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे लिखेंगे पास्ट टेंस में, भविष्य भूत भविष्य काल जैसी बात लिखेंगे, तो आप 10 साल बाद भी उसको पढ़ेंगे तो वही लिखा रहेगा कि मैं घर खरीदना चाहता हूँ। तो भविष्य में ना लिखें, आप ऐसे लिखें कि मैं घर खरीद रहा हूँ और उसके आगे तारीख लिखें। इस तरीके से आपको गोल्स लिखने हैं। डेट असाइन करनी है गोल के आगे। इसके अलावा आपको एक्शन प्लान बनाना है अपनी अपलाइन के साथ बैठ के, कि भाई मैंने ड्रीम तो बना लिया, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर मैं अचीव कैसे करूंगा? उसके लिए आप अपलाइन के साथ बैठेंगे तो अपलाइन कहेगी कि आपको इतने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी ज़रूरी है, फिर इतने लोगों को इनवाइट करना है, और इतने लोगों को प्लान दिखाना है, फिर इतने लोगों को फॉलो अप करना है, फिर इतने लोगों को जॉइन कराना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। जो काम आज आप कर रहे हो वो काम टीम में लोगों को करने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि मान लीजिए मैं प्लान दिखा रहा हूँ और मैं ही प्लान दिखा रहा हूँ, मैं जिंदगी भर मैं ही प्लान दिखाऊंगा, तो मेरी टीम तो मजबूत ही नहीं होगी कभी। मेरी टीम मजबूत तब होगी जब मैं जितना सक्षम हूँ, उतना सक्षम मेरी टीम को मैं जब बना दूंगा, तभी मैं अच्छा लीडर बन सकता हूँ, तभी मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का काम है, लेकिन हम कहते हैं कि सर ही करेंगे सब कुछ। तो डुप्लीकेशन होगा कहाँ भैया? डुप्लीकेशन नहीं होगा तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको भी आपकी टीम एक लीडर की तरह देखेगी, और वो कहेगी कि भाई सर आप ही करिए सब, आप जितना अच्छा कर पाएंगे हम तो कर ही नहीं पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी हार है अगर आप अपनी टीम में सबसे अच्छा प्लान दिखाते हो तो। नेटवर्क मार्केटिंग में हार है अगर आप सबसे अच्छा फॉलो अप करते हो तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा फॉलो अप करना बुरा है, सबसे अच्छा जो है वो प्लान दिखाना बुरा है, इनवाइट करना बुरा है, ये नहीं। लेकिन अगर सिर्फ आपको बेहतर आता है तो आपकी हार है। लेकिन आपको ये करना है कि डुप्लीकेशन करना है, आपको जितना अच्छा आता है उतना अच्छा अगर आप अपनी टीम को सिखा नहीं पा रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर नहीं सकते, है ना? तो ये है, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी टीम उतनी मजबूत है जितनी आप उसको बना सकते हैं। तो आप अपनी टीम को मजबूत बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर सारा का सारा एक्सरसाइज आप करेंगे तो मजबूत आप होंगे, आपकी टीम मजबूत नहीं होगी, है ना? तो आपको जो है अपलाइन के साथ बैठ करके प्लान बनाना है कि कौन सी चीज कितने समय में किस एक्शन प्लान के साथ आप अचीव कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो गोल्स हैं, अच्छे गोल्स हैं, आप चाहते हैं कि उसको अचीव करना, आप उसको अपनी दीवार पे पोस्टर बना सकते हैं, प्रिंट आउट लेकर आप अपने मोबाइल पे वॉलपेपर बना सकते हैं, लैपटॉप पे स्क्रीन सेवर बना सकते हैं, लैपटॉप में भी मोबाइल पे भी आप अपने स्क्रीन सेवर के तौर पे या वॉलपेपर के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो चीजें साकार रूप से आपके आंख के सामने बनी रहे। जो देखिए, क्योंकि कोई भी चीज हमारी कल्पना में रहेगी ना, तो आप जब व्यस्त हो जाएंगे तो कल्पना गायब हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज आपके आंखों के सामने है तो उसको आप भुला नहीं सकते, उसको आप 1 सेकंड के लिए भी भूल नहीं सकते, और हर बार जब वो आपके आंख के सामने आती है तो आपकी परिकल्पना उसको साकार रूप लेता हुआ देखती है, तो वो आप अचीव करने में आपको आसानी होती है। और जो लोगों के गोल्स नहीं है, और वो लोग जितने सक्सेसफुल होना चाहते हैं उतने नहीं बने हैं, जो कि मैंने आपको ये शुरू में ही बोला था। अब प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें पहले पहले से किसी के बिहाफ में डिसीजन नहीं ले लेना। अगर मैं राम कुमार को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया कि राम कुमार तो नहीं करेगा, तो ये सोचना भी मैं ही सोच लूंगा तो राम कुमार क्या सोचेगा? राम कुमार का डिसीजन राम कुमार को लेने देते हैं। तो मैं राम कुमार के बिहाफ में ये नहीं सोचूंगा कि वो करेगा या नहीं करेगा, मैं उसका नाम लिखूंगा। लिस्ट में ये नहीं सोचूंगा लिस्ट बनाने से पहले कि मैं उसका नाम लिखूं या ना लिखूं। ऑन एन एवरेज सर्वे में देखा जाता है कि एक आम इंसान 166 लोगों को जानता है। कैसे? क्योंकि वो जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल में बच्चे थे, वो जिस अड़ोस पड़ोस में रहा वहां बच्चे थे, वो जिस रिलेशन में जाता है वहां कुछ बच्चे हैं, या बच्चे हैं या कुछ लोगों को वो जानता है। तो एक इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट आदमी 166 लोगों को जानता है,
तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप 200 लोगों की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाएँ, क्योंकि आप 200 लोगों की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट इसलिए नहीं बना रहे हैं कि आपको 200 लोगों को स्पॉन्सर करना है। जब आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट 200 लोगों की होती है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, 200 लोगों की कॉन्फिडेंस लिस्ट है, मुझे तो 2 से 3 लोग ही अच्छे चाहिए। और जब आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ज़्यादा की होती है, तो आप क्वालीफाई भी बेहतर कर पाते हो। तो ये याद रखिए कि एक रॉ मटेरियल है, और जितना आपका रॉ मटेरियल होगा, उतना ही बेहतर चांसेस होंगे आपके काम को अच्छी तरह से करने के। इसके अलावा आपको ज़रूरी नहीं कि हर किसी को स्पॉन्सर करना है। मतलब लोगों को लगता है कि ये कन्विंसिंग का काम है, ये कन्विंसिंग का काम नहीं है, ये किसी के पीछे पड़ने का काम नहीं है। ये सॉर्टिंग का काम है, बछाई करने का या लोगों को छाँटने का, चुनने का काम है। तो जैसे मान लीजिए एक ईगल है, ईगल के पंजे बहुत मजबूत होते हैं, ईगल की आई साइट बहुत अच्छी होती है, ईगल बहुत ही स्पीड में ऊपर से नीचे आता है, बहुत ऊपर से वो अपने शिकार को देख लेता है, लेकिन हर 10 बार में से 3 बार ही वो अपने शिकार को पकड़ने में कामयाब होता है। ये ईगल का एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वो इतना ताकतवर होने के बावजूद, इतनी अच्छी आईसाइट होने के बावजूद, इतना तेज तरीके से झपट्टा मारने के बावजूद भी वो नहीं पकड़ पाता, तो ये लाज़मी है कि हम हर किसी को नहीं पकड़ सकते। हर किसी को हम नहीं कन्विंस कर सकते, कन्विंस करना भी नहीं। हमें लोगों को छाँटना है, लोगों को चुनना है, लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं, जब उनका सवाल का जवाब हाँ में आए, तभी उनको आगे बढ़ना है, नहीं तो हमें अपना अप्रोच बर्बाद नहीं करना। जब आप किसी को पहला-पहला अप्रोच करते हैं ना, तो उसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जब महाभारत में जब गांधारी ने पट्टी खोली थी, तो जब सबसे पहले जिसको देखा था, यानी कि उसके लड़के को, जिसका नाम था दुर्योधन, तो उसका शरीर जो है वज्र का बन गया था, मजबूत बन गया था। तो दूसरी बार जिसको देखा, उसका शरीर मजबूत नहीं हुआ था। जब हम किसी से भी पहली बार कुछ मतलब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो पहला प्रोस्पेक्टिंग हमारा जो है, उस जिस भी व्यक्ति को पहली बार जब हम कुछ कहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर मान लीजिए पहली बार उसने मेरी बात नहीं मानी, दूसरी बार बोला, दूसरी बार नहीं मानी, तीसरी बार बोला, तीसरी बार नहीं मानी, तो चौथी बार मानने का चांस बहुत कम है, क्योंकि हम बार-बार बोल रहे हैं ना उसको, तो हमारे बोलने का वज़न जो है वो थोड़ा कम हो गया है। तो आपने माँ-बाप को कहते हुए सुना होगा कि अरे यार, ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, इसको कहना तो अपना सिर फोड़ने के बराबर है। तो कुछ देर बाद वो कहना बंद कर देते हैं। तो आपका पहली बार कहने का जो वज़न है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि आप क्वालीफाई करें पहले, और क्वालीफाई करने के बाद ही आप लोगों को स्पॉन्सर करने के बारे में सोचें। लोगों की प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाते ही उनको स्पॉन्सर करने के बारे में ना सोचें। मेमोरी जॉगर्स करके कुछ होता है। जैसे जब मैं राम कहता हूँ, तो आपको किसका नाम याद अपने परिचय में किसका नाम याद आता है? जब मैं श्याम कहता हूँ, तो किसका नाम याद आता है? अगर मैं कहूँ कि आपके परिचय में कोई डॉक्टर है, तो आपको किसका नाम याद आता है? प्लम्बर है, तो किसका नाम याद आता है? इस तरह से काफ़ी सारे मेमोरी जॉगर्स होते हैं। आप गूगल में मेमोरी जॉगर्स के बारे में देख करके आप मेमोरी जॉगर्स की लिस्ट बना सकते हैं। अपने कोशिश करें कि जब आप लिस्ट बनाएँ, तो उसमें सीक्वेंस कुछ इस तरह से हो, पहले नाम हो, फिर मोबाइल नंबर हो। आप चाहें तो अपने मोबाइल के लिस्ट से आप एक एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और उसका प्रिंट आउट लेके डायरी में लगा सकते हैं। मोबाइल नंबर हो, दूसरे नंबर पे ऑक्यूपेशन हो कि वो किस तरह का काम करता है, इससे एक प्रेज़ेंटर को सुविधा होगी उनको प्लान बताने के लिए। फिर उनकी जगह क्या है, रिमार्क जगह का बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कि वो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, कहाँ है एग्ज़ैक्टली वो। रिमार्क यानी कि उन्होंने प्लान देख कर के उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, और फिर आपने फ़ॉलो अप किया कि नहीं किया? किया तो फिर क्या बातें हुई? कब फ़ॉलो अप किया? फ़ॉलो अप का जो आपने अपॉइंटमेंट बुक करना था, वो आपने कब का अपॉइंटमेंट बुक किया, ये आप फ़ॉलो-अप के लिस्ट के समय आप फ़ॉलो-अप के खाने में आप लिख करके रखेंगे। इसके अलावा आप हमेशा लिस्ट को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी, जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी, उतना ही आसान होगा आपके लिए काम करना। और हमेशा आपको रेफरल्स माँगना है। जो लोग भी आपकी प्रोस्पेक्टिंग करने के दौरान आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देते, उनको आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से रखें या ना रखें, लेकिन आप उनसे ज़रूर रेफरल्स ले लें, कि आपकी नज़र में कोई है जो इस तरह का काम करता है, आप प्लीज़ मुझे उनका रेफरेंस दे दीजिए ना, मैं आपको कुछ फ्री सैंपल्स दूँगा। कॉन्टैक्टिंग भी बहुत ही पेचीदा, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें आपको एंग्ज़ियस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को कॉन्टैक्ट करने के समय पसीने छूटने लगते हैं। उनको लगता है कि अरे बाप रे बाप! अब मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी। हर कोई तो इतना आउटगोइंग नहीं होता, हर कोई बातचीत करने में इतना निपुण नहीं होता। तो उन्हें दिक्कत आती है कॉन्टैक्टिंग में,
उनको लगता है अरे यार लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, अरे यार लोगों को बुलाना होगा, अरे कोई मना कर देगा तो क्या होगा? तो आप इतना घबराएँ नहीं, आपको बात ही तो करनी है। बात तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वैसे भी करते ही हैं। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात ही तो करनी है। ऐसा कोई लंबा-चौड़ा आपको श्लोक तो उसको सुनाना नहीं, आपको नॉर्मल बात करनी है और आपको बात ऐसी करनी है जिसमें उसका फ़ायदा हो, है ना? तो आपको कॉन्टैक्टिंग के समय आप इस फ़ॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मैटर। ये सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा है, मैं संक्षिप्त में ही इसको कवर करूँगा, नहीं तो इसको डिटेल में बताएँ तो 2 से 3 घंटे सिर्फ कॉन्टैक्ट क्वालिफाई एंड इनवाइट में लग सकते हैं। तो आप जब किसी को भी कॉल करते हैं तो उसको ये नहीं बोलते, "अरे मीटिंग है आजा, अरे मीटिंग है आजा, अरे भाई एक बहुत बढ़िया मीटिंग है।" आप तुरंत अगर मतलब की बात करेंगे तो आपको आप मतलबी लगेंगे किसी को। इस वजह से सबसे पहले बोलिए कि घर परिवार में कैसे हैं सब। फिर ऑक्यूपेशन की बात कर सकते हैं कि काम-काज कैसा चल रहा है। उसके बाद रिक्रिएशन की बात कर सकते हैं कि भाई कहीं घूमने जाने का प्लान चल रहा है क्या? या आपने लास्ट संडे को क्या किया? कोई मूवी देखी या कुछ कोई नया नई सीरीज़ देखी? तो आप रिक्रिएशन की बात कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो मैटर है, विषय वस्तु है, आपका जो तथ्य है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आप ईज़ी गोइंग बन सकते हैं, कैजुअल भी बन सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली कैजुअल। ईज़ी गोइंग का मतलब ये है कि आप एकदम ऐसे सख्ती से पेश ना आएँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ नॉर्मली, जैसे आप बात करते हैं लोगों से, वैसे ही आप बात करें। आप याद रखें कि कॉन्टैक्ट करते समय बी अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड, अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आप उनको दोस्त से जैसे सामान्य तौर पे बात करते हैं, वैसे ही बात करनी है। अगर आप भारी भरकम शब्द का प्रयोग करेंगे, फॉर्मल हो जाएँगे दोस्त के साथ, तो बोलेगा भाग यहाँ से। आप समझ रहे हैं बात को? ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर दोस्त से आप आज तक तो तू तड़ाक से बात करते थे, अचानक दोस्त को बोले अरे अपॉर्च्युनिटी है, लाइफ बदल जाएगी, तो बोलेगा क्या हो गया देखो पागल हो गया क्या? कहाँ मतलब सब ठीक है ना? तो आप दोस्त जैसे दोस्त से नॉर्मली बात करते हैं, दोस्त से वैसे ही बात करिए, ठीक है? और बिज़नेस वर्ड्स का प्रयोग ना करें, अपॉर्च्युनिटी, लाइफ चेंज, बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन इस तरह के शब्दावली का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस तरह की शब्दावली को सुनते ही लोगों के मन में ऐसा आता है कि कुछ पकड़ो-पकड़ो, जोड़ो-जोड़ो, कन्विंस करो, बनाओ-बनाओ टाइप का कुछ स्कीम है, तो वो आपके इन शब्द को सुन के ही फिर आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। इसलिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें। आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रखें जब आप किसी को कॉन्टैक्ट करें फ़ोन पे या सामने। आप उनको कहें एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप शुरू में कहते हैं कि मैं जल्दी में हूँ, तो आप सामने वाले को कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे सवालों का जवाब आपका नहीं दे सकता। क्योंकि जो भी मैं जब इनवाइट करूँगा, तो सामने वाले के मन में उसी समय काफ़ी सारे सवाल आना शुरू हो जाएँगे। तो आप जब ये कहते हैं कि मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी थी इसलिए मैं आपसे रुक कर बात कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप जब दूसरा बार वो पूछेगा कोई सवाल तो आप कह सकते हैं कि देखिए मैं अभी तो हड़बड़ी में हूँ और सारी बातें फ़ोन में समझा भी नहीं सकता, तो आप आ जाइए मिल के बात कर लेते हैं। ठीक है। किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दें, नहीं तो वो अपने डिसीजन को उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके ही एक निष्कर्ष पे पहुँच जाएगा, एक कन्क्लूज़न पे पहुँच जाएगा। तो आधी-अधूरी जानकारी देने से अच्छा कि आप कोई जानकारी ही ना दें। इसके अलावा बहुत सारी अलग-अलग तरीके हैं जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप भूमिका भूमिका बना सकते हैं, आप ग्रेविटी बना सकते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हैं, किसी के अंदर कौतूहल पैदा कर सकते हैं, किसी चीज़ को जानने का, सस्पेंस पैदा कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस से आप इन्विटेशन कर सकते हैं। कभी-कभी तो आपके कॉन्फिडेंस को देख करके लोग अपने आप से आकर्षित हो जाते हैं। और एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस आपने देखा होगा जब रास्ते में लोग लड़ाई कर रहे होते हैं तो एक्साइटमेंट के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। इसलिए आस-पास वाले लोग बिल्कुल पलट-पलट के देखते हैं कि अरे क्या हो गया? तो एक्साइटमेंट में चुंबकीय ताकत होती है, कॉन्फिडेंस में चुंबकीय ताकत होती है। तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट वाला मतलब कॉन्टैक्टिंग आप सीखिए उसके लिए ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन की बाईं तरफ ऊपर प्रैक्टिस लिखा हुआ है। कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं आएगी। आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट करने से पहले आप अपने अपलाइन के साथ कॉन्टैक्टिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपकी झिझक निकल जाए, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। हर चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, गाना गाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, डांस करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए,
अच्छा लिखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी एक्टिंग करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, अच्छा खाना बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी बाइक चलाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, अच्छी गाड़ी चलाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो। कॉन्टैक्टिंग उनमें से एक है। कॉन्टैक्टिंग भी आप बिना प्रैक्टिस किए, क्वालीफाइंग भी बिना प्रैक्टिस किए, फॉलो अप भी बिना प्रैक्टिस किए, प्लान दिखाना भी बिना प्रैक्टिस किए नहीं होगा। गलतियाँ तो होंगी, आप कभी भी पहली बार परफेक्ट नहीं कर सकते। जब भी आपने पहली बार जो भी काम किया था, आप सोचिए वो परफेक्ट था क्या? कभी ऐसा नहीं हो सकता। पहली बार तो वो गलत होगा, लेकिन वो गलत प्रोस्पेक्ट के सामने ना हो, आपकी अपलाइन के सामने हो जाए। आप दीवार को प्लान दिखा सकते हो, आप दीवार को कॉन्टैक्ट करो, आयरन को कॉन्टैक्ट करो, तकिए को करो, गमले को करो, खिड़की को करो। आप उससे झिझक आपकी चली जाएगी, आपकी प्रैक्टिस, आपका फ्लो डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। आप जब कॉन्टैक्ट करें किसी से, और एडिफिकेशन ज़रूरी है। जो व्यक्ति हमें जानता है, हो सकता है कि उसकी नज़र में हमारी उतनी इज़्ज़त ना हो सकता है हमें वो बहुत ही सम्मान की नज़र से ना देखता हो सकता है हमें बहुत ही ऊँचा दर्जा ना देता हो ही सकता है। लेकिन हम जब किसी और के बारे में ग्रेविटी बनाते हैं, किसी और के बारे में सकारात्मक चीज़ें बोलते हैं, तो हम कहीं न कहीं उसका लेवल इसकी नज़र में बढ़ा रहे हैं। तो वो ऊँची नज़र से देखता है उसको। मतलब प्रॉस्पेक्ट जो है, ये प्रॉस्पेक्ट हमारे सीनियर को थोड़ी सम्मान की नज़र से देखता है जब, तो सम्मान की नज़र से देखता है, इस वजह से इनकी बात ये प्रॉस्पेक्ट आसानी से मान सकता है। एडिफिकेशन यानी कि किसी किसी का सम्मान किसी और की नज़र में बढ़ाना, उसका कद, उसका जो रिस्पेक्ट है उसको अपने शब्दों से बताकर, उनकी काबिलियत के बारे में बताकर, उसको एडिफिकेशन कहा जाता है। ये भी बहुत बहुत काम आती है कॉन्टैक्टिंग में। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति उसको जो मतलब का है, उसी वजह से आपकी बात सुनेगा। अगर किसी को खीर चाहिए, उसको आप खीर के बारे में बोलिए, किसी को रबड़ी पसंद है, रबड़ी के बारे में बोलिए, किसी को रसमलाई पसंद है, रसमलाई के बारे में बोलिए, किसी को गुलाब जामुन, किसी को खिरमोहन, तो जिसको जो पसंद है उसको वही खिलाइए। आप उसको ये मत बोलिए कि आपको हम मतलब किसी मठ में प्रभु जी बना देंगे, संत महात्मा बना देंगे, उसको वो नहीं चाहिए। तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। और जो उसकी नीड्स है, जो उसकी वांट्स है, वो उसकी डेली रूटीन में छुपी हुई है। जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है, जिसके लिए वो ऑफिस जा रहा है, जिसके लिए वो पूरी प्लानिंग कर रहा है, अपने आप को झोंका हुआ है उसमें। आप उसकी डेली रूटीन को ऑब्जर्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसकी नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है। इसके अलावा आपको अ, अ, जितने अच्छी जानकारी आपको प्रॉस्पेक्ट के बारे में रहेगी, जितना अच्छा होमवर्क आपका रहेगा, उतना ही बेहतर तरीके से आप सामने वाले को इनवाइट कर सकते हैं। और किसी को प्रेशराइज़, किसी को दबाव में मत डालिए, किसी को प्रेशराइज़्ड मत फ़ील कराइए। ज क्योंकि जैसे ही आपने प्रेशर डाला, वैसे ही वो बंदा गायब हो जाएगा, है ना? तो आप प्रेशर मत डालिए। आपके जितने भी बंदे आज तक फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं, ज़्यादातर इस वजह से क्योंकि उन्हें या तो लगा कि आप उनको कोई खरीदने के लिए कहोगे कुछ, या आप उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। आप उनसे टेक अवे ज़रूर करें कॉन्टैक्टिंग के समय, कि देखिए ये हर किसी के लिए नहीं है, ये काम कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, कुछ पॉजिटिव लोगों के लिए है, कुछ लोग एम्बिशियस हैं जो अपने लाइफ को लेके सीरियस हैं, लाइफ में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए है। हर किसी के लिए नहीं है ये। हो सकता है कि आपके लिए ये काम ना हो, आपको ये शब्द का प्रयोग बार-बार करना है, हो सकता है कि ये आपके लिए ना हो, जिससे कि उसे लगे कि ये भी श्योर नहीं, ये मुझे जबरदस्ती कन्विंस नहीं करेगा। तो ये कॉन्टैक्टिंग की कुछ चीज़ें हैं, इसकी जब हम वर्कशॉप करेंगे तो और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। पीयर एंड अबव को जान जाइए क्वालीफाई करने से पहले, आपको क्वालीफाई करना ज़रूरी है लोगों को। हर किसी को जिसको जबरदस्ती नहीं बताना है। जो क्वालीफाई मतलब मैं जिसको समय दूँगा, वो समय मेरा लौट के वापस नहीं आएगा। मेरा गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, ज़मीन, जायदाद सब आ जाएगा। लेकिन जो मैं समय दे दूँगा, वो समय फिर लौट के आएगा क्या? कभी लौट के नहीं आएगा। तो मैं अगर किसी को समय दे रहा हूँ, तो समय की योग्य वो मेरे समय देने की योग्य वो है या नहीं, पहले ये जानना होगा आपको, क्योंकि टाइम की ही तो कंपाउंडिंग कर रहे हैं। रेट तो आप अपनी बढ़ा ही सकते हैं, टाइम हर किसी के पास 24 घंटे है, सीमित है। टाइम को ही तो मल्टीप्लाई करना है हमको, एफर्ट को ही तो मल्टीप्लाई करना है हमको। तो यहाँ पर आपको क्वालीफाई करने की ज़रूरत है, आपको देखने की ज़रूरत है कि जिसको आप बता रहे हो, वो इस बिज़नेस के योग्य है भी कि नहीं? वो आपके समय देने के, आपके सिखाने के योग्य भी है या नहीं? आपको पहले ये जानने की ज़रूरत है। पीयर एंड अबव मतलब कि आपको जो है वो अपने आई साइट के लेवल पे एक जो है वो लकीर खींच देनी है, एक दीवार बना देनी है, और वो लोग जो आपके आई लाइन के बस समान है
या आई लाइन के ऊपर है, जो समान है या ऊपर है, उनको ही आपको कॉन्टैक्ट, क्वालीफाई एंड इनवाइट करना है। इससे फायदा क्या होगा, मैं मान लीजिए कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बता रहा हूँ जो अनएम्प्लॉयड है, या जो मतलब जिंदगी में जिसको कोई लेना देना नहीं है, जो फकीर है, और मतलब जो या तो बहुत ही सामान्य तबके का है, बहुत ही लोअर लोअर रैंक को बिलोंग करता है, उसका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है। मैं किसी प्रोफेशन को बुरा नहीं कह रहा हूँ। अगर वो कोई ठेला वाला होता है, खोमचा वाला होता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको मैं बताता हूँ, तो क्या होता है कि वो अगर पॉजिटिव भी हो गया, तो हो सकता है उसके पास पैसे ना हो, आपकी ऊर्जा खर्च होगी, समय खर्च होगा। और वो अगर पॉजिटिव हो भी गया, उसमें जुड़ भी गया अगर तो वो किसको जॉइन कराएगा? टाटा, बिरला, अंबानी को? वो नहीं जॉइन कराएगा। वो अपने जैसे ही लोगों को जॉइन कराएगा, वो रिक्शे वाले को जॉइन कराएगा, वो ठेला वाले को जॉइन कराएगा, फिर वो किसी और ऐसे मुटिया को जॉइन कराएगा। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ये लोगों का काम खराब है या ये लोग निचले हैं, मैं इनको नीचा नहीं दिखाना चाहता। पर कहने का ये मतलब है कि जब आप अपनी आई लाइन के नीचे स्पॉन्सर करते हो, तो आपका जो सिर है ना, वो सिर बार-बार इस दीवार में टकराता है जो आपने आग की सीध में बनाई है, और आपका कपार जो है फूट जाता है। तो आपका सिर फूट जाता है जब आप आई लाइन के नीचे जाते हो। लेकिन जब आप अपने एक्सपीरियंस के लेवल से के समान या उसके ऊंचे लोगों को, जब आप अपने क्वालिफिकेशन में अपने बराबर या अपने उससे सुपीरियर, या पैसे रुपए में आपसे समान या आपसे सुपीरियर, सोशल सर्कल में आप आपसे समान या आपसे सुपीरियर लोगों से जब आप बात करते हैं, तो वो भी अपने तरीके के लोगों को ही जानते हैं। तो अगर एक आप बैंक के मैनेजर को आप स्पॉन्सर करेंगे, तो वो भी बैंक के मैनेजर जैसे रैंक के लोगों को ही जानता होगा। आप एक एडवोकेट को जॉइन कराएंगे, तो वो भी एडवोकेट को जानता होगा, उन एडवोकेट के अंदर ही आपका सर्कल बन जाएगा। तो जैसे लोगों के पास आप शुरुआत में जाएंगे, फिर वैसा ही का वैसा सर्कल आपका बन जाएगा। तो जितने आई लाइन के ऊपर आप करेंगे, ये पीयर एंड अबव है। ये क्वालिफाई करने के समय और कॉन्टैक्ट करने के समय आप इस चीज का ख्याल रखें। आप बात करते समय सेट एट ईज का प्रयोग करें। आप किसी से क्वालिफाई करते समय आप उसके ऊपर दबाव ना महसूस होने दें। आप उसको बोलें कि चल यार कोई बात नहीं, ऐसा कोई हाथी घोड़ा नहीं है, हो सकता है तो करना, नहीं हो सकता तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं उसको, या आपको खोने को कुछ नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको ये पसंद आए। अगर नहीं आए तो नो इज अ एक्सेप्टेबल आंसर, ऐसा आप कहें, ताकि उसको इजी फील हो, उसको ऐसा ना लगे कि आप उसके ऊपर दबाव डालेंगे, और किसी के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाए। ये एक मुहावरा भी है कि दे डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। वो आपके पास आप कितने ब्रह्म ज्ञानी है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन क्या आपको उनकी फिक्र है? क्या आपको उनकी चिंता है? क्या आपको उनकी अच्छे अच्छा करना चाहते हैं? कि अगर कोई आपकी केयर करता है ना, तो आपको अच्छा लगता है। अगर वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आप उनकी केयर कीजिए, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाइए उनके भले में। आप उनका भला चाहते हैं, आप अपना भला नहीं चाहते। अपना भला तो अपने आप हो जाएगा, जब आप उनका भला चाहेंगे तो अपने आप आपका भला हो जाएगा। ठीक है? आप किसी के ऊपर और आप याद रखें कि आप उनके ऊपर एक फेवर कर रहे हैं, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देकर जिससे कि वो अपने टाइम को कंपाउंड कर सकेंगे और जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं वो पा सकेंगे। तो आप उनको एक फेवर कर रहे हैं, आप उनके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये एहसान जताना नहीं है, लेकिन अपने अंदर ऐसा भारी फीलिंग लेना है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। तो क्योंकि जो भी देने वाला हाथ होता है ना, वो लेने वाले हाथ से हमेशा ऊपर रहता है। तो आपको देने वाला हाथ रखना है, आपको लेने वाला हाथ नहीं रखना है। आपको ऐसे 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 करके नहीं रखना है, आपको ऐसे करके रखना है। ठीक है? इसके अलावा अलावा आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं कि आप अपने इनकम से सैटिस्फाइड क्यों नहीं? आपको कैसा महसूस हो रहा है? जैसे अगर आप बोलेंगे आपको कैसा महसूस हो रहा है, सामने वाला बोलेगा अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं हुआ। जिस भी सवाल के जवाब छोटा होगा, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं। आपको कोशिश करनी है कि वो विस्तृत जवाब दे, जिससे कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले उसके बारे में, और फिर आप उससे बात कर पाए। ठीक है? इसके अलावा आप इस तरह के शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये बहुत कुछ गिने चुने लोगों के लिए, बहुत सिलेक्टेड लोगों के लिए एक चीज मुझे पता चली है। और चीज शब्द का प्रयोग करें। आप कभी भी अपॉर्चुनिटी शब्द का प्रयोग ना करें, एक चीज है ऐसा कहें। ठीक है? इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ।
जैसे लिमिटेड टाइम कहिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए एक जानकारी मेरे पास है। मेरे पास आई हैव समथिंग न्यू, कुछ बिल्कुल नई चीज़ है मेरे पास। इस तरह के शब्द का जब प्रयोग करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक तौर पे सामने वाले के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि अच्छा क्या है? अच्छा, उसके मन में एक कौतूहल पैदा होता है। इसके अलावा आप चेक इंटरेस्ट करें, फाइंड नीड्स, आप उसकी नीड या वांट्स को समझने की कोशिश करें कि उसकी उसकी क्या इच्छा है। इसके अलावा चेक इंटरेस्ट करें कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये जाने बिना आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है। तो आप पहले उसका चेक इंटरेस्ट कर लीजिए कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा पीपल फील लेफ्ट आउट, जब उन्हें लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो लोगों को थोड़ा अजब लगता है, मतलब खराब लगता है। लोग भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इस वजह से लोग पड़ोसी की टांग खींचते हैं कि अरे हो गया क्या, करोड़ों रुपए आ गए क्या, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आ जाए, वो चाहता है मेरे पास आए, इसके पास ना आए। ज्यादातर ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। इसके अलावा आपको रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग करना है कि अरे आप तो बहुत समृद्ध होंगे, आप तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास तो टाइम ही टाइम होगा। तो सामने लगा यार क्या बात कर रहे हैं जी, पैसा कहाँ है, अभी तो सब हालत खराब है सबकी। अरे हमारे पास समय कहाँ है, सब समय तो काम करते रहते हैं। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं आप क्वालिफाई करने के समय, कॉन्टैक्टिंग करने के समय भी। और हमेशा हैव एन अपर हैंड, और अपनी समय की और अपने मेहनत की, अपने टाइम की हमेशा वैल्यू करनी है, और सामने वाले के टाइम की भी वैल्यू करनी है। ये क्वालिफाई करने में आपको काम आएगा। इनवाइट करते समय कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, मैं आपको बताता हूँ। दिस स्टेप इज इंटेंडेड टू इनवाइट। ये जो स्टेप है, इसमें हमारा मकसद है उसको बुलाना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिस्क्रिप्शन देना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस सेक्शन में हमें सिर्फ उन्हें बुलाना है। बुलाने के बाद जो करेंगे वो बुलाने के बाद करेंगे। आप फोन पे ही सब कुछ समझा देंगे तो बुलाने के बाद बात क्या करेंगे? इस वजह से फोन में सब कुछ मत बताइए। हमेशा दो ऑप्शन दीजिए कि शाम को सही रहेगा या सुबह, अच्छा 4 बजे ठीक रहेगा या 6 बजे। इस तरह से जब आप किसी को दो ऑप्शन देते हैं तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक पकड़ता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही प्रोग्राम्ड है कि जब भी हम दो ऑप्शन देते हैं कि अच्छा आपको मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा या बिजनेस प्लान, आपको प्रोडक्ट प्लान अच्छा लगा या मार्केटिंग प्लान, तो दोनों में से कोई एक वो पकड़ लेगा। तो इसके अलावा ये आपके लिए समय हमने रिजर्व कर लिया है, ये समय हम और किसी को नहीं देंगे। आपको अगर किसी भी कारण से अगर ना आ पाए तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये समय नष्ट हो जाएगा फिर हमारा या हमारे सीनियर का। तो बर्डन, कमिटमेंट का बर्डन आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। आप उसको ये कह सकते हैं कि देखिए, आपकी मेरे नज़र में बड़ी वैल्यू है। जो प्रॉस्पेक्ट है उसको आपको कहना है कि देखिए, आप आपके बात की, आपके जवान की मेरे नज़र में बड़ी वैल्यू है। इस आपके मतलब उसकी जवान की वैल्यू हो या ना हो, आपको बोलना ही यही है कि देखिए, आप आपकी मैं जवान की बहुत वैल्यू है। आपने अगर कहा है तो मुझे पक्का यकीन है कि आप आएँगे। फिर भी अगर ना आ पाए तो मुझे जानकारी दे दीजिएगा। तो आपको अपने उस कमिटमेंट का बर्डन उसके ऊपर डालना है। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, कमिटमेंट का बर्डन डालना है। अगर वो पहली बार नहीं भी आ पाया ना, तो कमिटमेंट के बर्डन के तले दबा रहेगा कि हाँ, मैंने ज़बान दी थी जाने की लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो वो लोअर फ़ील करेगा। तो आपको उसको कन्वर्ट करने में आसानी होगी। आप साथ में उसको कुछ लाने को कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अरे वो किताब ले आना, अरे मेरे लिए वो कुछ भी कुछ भी हो सकता है, शॉल ले आना या आयरन ले आना या वेपर लेने वाली मशीन ले आना, टेबल ले आना, चेयर ले आना, कुछ भी आप कह सकते हैं कि अरे मेरा सामान वो तुम्हारे पास पड़ा है ना, वो भी लेते आना। तो वो जो सामान लेके आएगा ना, तो उसकी जो उपस्थिति है वो सुनिश्चित हो जाएगी, है ना? अ और हो सकता है आप उसे ये कह सकें कि भई हमें वो बात करनी थी, एक बहुत ज़रूरी बात है, तुम आओगे तो ये काम भी कर लेंगे, वो दूसरी बात भी कर लेंगे, ठीक है? और अपॉर्च्युनिटी के बारे में अगर कोई सवाल पूछे तो उस सवाल का जवाब सवाल से ही देना है, उसके सवाल का सीधा-सीधा जवाब नहीं देना है, क्योंकि आप जवाब दे देंगे तो फिर वो आके क्या समझेगा? सब कुछ फ़ोन पे ही जान लेगा तो। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि वो एक खुले हुए बिज़नेस के माइंडसेट से यहाँ पर आए, वो कुछ पाने के लिए आए, कुछ इच्छा से आए, क्योंकि जब वो कुछ पाने की इच्छा से, सुनने की इच्छा से आएगा, तभी वो ओपन माइंड से हमारी चीज़ों को सुन और समझ पाएगा। और आपको कोशिश करनी है कि वो हड़बड़ी में ना हो, क्योंकि अगर वो हड़बड़ी में होगा, तो आएगा, थोड़ा-सा सुनेगा, बोलेगा, "अरे! मेरे को तो काम है, मेरे को जाना है।" तो आप उसको उसी समय बोल दीजिए, "हाँ, तब आप चले जाइए, फिर किसी दिन बात कर लेंगे।" आपको उसके मुँह तक निवाला लेकर जाना है, और अगर आपको लगे कि वो खाने के लिए रेडी नहीं है तो निवाला छीन लीजिए।
ये नहीं कि अरे खा लो ना प्लीज, अरे प्लीज खा लो ना, ऐसे रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं रहना भैया, भीख नहीं मांग रहे हम, ठीक है ना। आप देखिए कि जो हॉकर होते हैं, जो सड़क के किनारे अपना सामान बेचते हैं, वो मान लीजिए उसने कहा कि भैया ये आइटम कितने का, तो वो कहते हैं भाई 100 रुपए का। तो जो खरीदार होता है वो कहता है 10 रुपए में देगा क्या, तो वो बोलता है कि नहीं 80 रुपए में देगा, 80 रुपए लास्ट दाम है, 80 रुपए में चाहिए तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं आगे बढ़ो। तो आप सोचिए कि एक हॉकर जो सड़क पे बैठ के सामान बेच रहा है, उसकी भी इतने स्वाभिमान है कि वो मान के चल रहा है कि हाँ भाई मैं 70 या 80 के नीचे नहीं बेचूंगा। लेकिन हम जब नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं, तो हम लोगों की भीख मांगने लग जाते हैं, अरे प्लीज आ जाओ ना, अरे प्लीज सुन लो ना, अरे एक बार सुन के तो देखो, अरे एक बार देख के तो देखो। अरे हम अपने आप को इतना नीचा क्यों गिरा देते हैं? हमें इतना नीचा नहीं गिराना अपने आप को इनवाइट करने के समय, ठीक है। तो अपलाइन इनविटेशन के बारे में आप समझिए। मैं जब इसकी वर्कशॉप करूंगा तो अपलाइन इनविटेशन के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। अपलाइन इनविटेशन मतलब अपलाइन आपके बिहाफ में आपके प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करती है। ये सबसे कारगर तरीका है इनवाइट करने का। मान लीजिए मैं अगर पवन जी के कोई प्रोस्पेक्ट है, मान लीजिए सुनील जी, सुनील जी को फ़ोन करता हूँ, "अरे सुनील जी कैसे हैं आप? अरे पवन जी से आपके बारे में मैंने सुना, पवन जी ने इतनी तारीफ़ की आपकी कि मैं मतलब आप मुझे नहीं जानते, लेकिन पवन जी को आप जानते हैं, पवन जी से ही आपका नंबर मिला।" एक्चुअली एक चीज़ के बारे में मैं पवन जी से डिस्कस कर रहा था, तो उस बारे में बात करने से क्या हुआ कि पवन पवन जी ने कहा कि इस चीज़ के लिए तो सुनील जी बिल्कुल सही बैठते हैं, तो मैं आपसे मिलने के लिए बिल्कुल उत्सुक हूँ, बताइए सुनील जी कब मिलेंगे? आपको अपनी बात करने का जो स्पीड है ना, वो बढ़िया रखना है, आपको उसको बोलने का ज़्यादा मौका नहीं देना है। हाँ या ना भर की ही जगह देनी है उसको इनवाइट करने में, और ये चीज़ करने में आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। तो आप अब जैसे मान लीजिए सुनील जी जब तक ये नहीं जान जाते कि मैं हूँ कौन, तब तक वो फ़ोन रखेंगे नहीं। और मैंने उनकी तारीफ कर दी, उनके ऊपर कमिटमेंट का बर्डन डाल दिया, तो वो मनोवैज्ञानिक तौर पे बंध गए। वो मतलब मैंने उनको जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, तो अब वो कहीं भाग नहीं सकते। तो ये अपलाइन इन्विटेशन बहुत ही अच्छा काम करता है। प्राइमरी प्रोस्पेक्ट को अलग तरीके से काम करता है, सेकेंडरी प्रोस्पेक्ट को अलग तरीके से, और अननोन प्रोस्पेक्ट इन्विटेशन अलग होता है। इसको डिटेल में किसी दिन समझेंगे। प्रेजेंटेशन ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रेजेंटेशन जानकारी का आदान-प्रदान है। जो भी जानकारी है प्रेजेंटेशन में हम उसको पढ़ के सुना देते हैं, कुछ भी नहीं है। प्रेजेंटेशन में जो भी जानकारी लिखी हुई है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में उसको पढ़ के सुना देना है, और अगर कोई एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल दे देना, जो आपको समझ है वही चीज़ आपको समझा देनी है सामने वाले को। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको हमेशा 10% बेहतर बेहतर ड्रेसिंग सेंस आपका 10% बेहतर होना चाहिए सामने वाले से, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। 40 मिनट से ज्यादा कभी वन ऑन वन प्रेजेंटेशन मत कीजिए, और छोटा रखिए चीज को, ज्यादा लंबा लंबा चौड़ा ज्ञान मत मत दीजिए। किसी को भी ज्ञान देना, लेक्चर सुनना पसंद नहीं है। इसके अलावा आपको हमेशा याद रखना है कि प्रॉस्पेक्ट को क्या चाहिए उसके बारे में बात करनी है। आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में नहीं। आपका आपका फायदा आपको मद्देनजर नहीं रखना है। आपको सामने वाले का फायदा, प्रॉस्पेक्ट का फायदा दिखाना है, प्रॉस्पेक्ट का फायदे के बारे में सोचना है। और आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी चीज में नमक कम रखते हैं ना, तो बेहतर है। नमक ज्यादा डाल देंगे तो नमक को कम करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर आपने कम डाला है तो आप आने वाले समय में ज्यादा डाल सकते हैं नमक। लेकिन अगर आपने कम नमक डाला है तो आप कभी भी ज्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन मतलब और नमक ऐड कर सकते हैं। ज्यादा अगर आपने डाल दिया तो कम नहीं कर सकते। इस वजह से आप हमेशा याद रखिए कि अंडर एक्सप्लेनेशन किया हुआ बेहतर है। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती बहुत ज्यादा समझा देंगे तो वो पागल हो जाएगा, उससे लगेगा अरे यार ये तो बहुत चाटता है, अरे इसको तो अगली बार नहीं मिलना। तो आपको अंडर एक्सप्लेन करना, कम कम समझाना है। ये नहीं कि सब कुछ आज मिल गया है तो सब कुछ आज ही समझा देते हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है। प्रेजेंटेशन में स्टोरीज जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा रिलेट कर पाएगा। प्रेजेंटेशन टेल्स एंड स्टोरी सेल्स। स्टोरी से ही सारा का सारा सेलिंग का काम होता है। आप देखिए कि कोई ताबीज भी बेचने आता है या लक्ष्मी यंत्र बेचने आता है तो वो बोलता है पहले मैं बहुत बीमार था, फिर मैंने लक्ष्मी यंत्र खरीदा, और किसी ने मुझे लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताया, तो पहले मैंने सोचा कि यार पता नहीं क्या है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब कुछ कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। तो फिर मैंने किया तो मेरे पास फिर पैसे की बारिश होने लगी। अब मैं बहुत समृद्ध हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ, अब लोग मेरे से दोस्ती करना चाहते हैं। इस तरह से ही आप देखते हैं टेस्टिमोनियल टीवी पे आता है ना, कोई भी चीज बेचने के लिए, या कोई दवा हो, हाँ मेरे घुटने में दर्द था, ये दवा खाई ठीक हो गया।
तो इस तरह के टेस्टिमोनियल ही लोगों में विश्वास पैदा करते हैं कि हाँ, इसको ठीक हो गया तो मुझे भी ठीक हो जाएगा। तो विश्वास पैदा करने के लिए स्टोरी काम आती है। जानकारी से कभी भी कोई मोटिवेट नहीं होता। लोग स्टोरी से और रिलेट कर पाते हैं, स्टोरी से विश्वास उन लोगों को जनरेट होता है। जब तक उसको विश्वास नहीं हो जाता तब तक वो काम नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी स्टेप को नहीं लेगा। रिलेटेबल इंफॉर्मेशन रखिए, आपकी जो जानकारी है उसको ऐसा रखिए कि वो रिलेट कर सके आपकी जानकारी से। आपको प्रोस्पेक्ट का डिस्ट्रैक्शन जो है मिनिमाइज़ करना है कि उसका ध्यान भटका हुआ रहेगा, तो आप तो कोई गाना तो गा नहीं रहे कि वो आप इंडियन आइडल तो नहीं चल रहा, तो आपको उसका ध्यान ना भटके, इस वजह से आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। इंटरैक्टिव रखिए, मतलब दोनों तरफ से, जैसे मैंने आपको मीटिंग में बोला आप कुछ लिखते रहिए, तो 2-3 लोगों को बात समझ में आई, बाकी लोगों को लगा अरे यार क्या ये बोल रहा है, हम क्यों लिखें? ठीक है। तो क्या है, जब इंटरैक्शन होता रहता है ना, तो सामने वाले को लगता है नहीं ये सिर्फ सामने वाला नहीं बोल रहा है, मेरा भी इसमें रोल है, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। तो मतलब दोनों तरफ से चीज़ें होती रहती है। दोनों तरफ से बातचीत होती है, सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं रहता, ठीक है? इंटरैक्टिव रखिए। अच्छा, री-एम्फैसिस ऑन की पॉइंट्स, लास्ट में आप जो की पॉइंट्स हैं उस पे री-एम्फैसिस दे सकते हैं। ये करने से सामने वाले के दिमाग में चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा सुविधा होगी। और आप हमेशा फ़ोकस करें, वो उसे क्या मिलेगा, उसका क्या फ़ायदा है, नहीं करने से उसका क्या नुकसान है और करने से उसका क्या फ़ायदा है। बार-बार इसी चीज़ को फ़ोकस कराना है आपको, और आप हमेशा टेक अवे करें कि उसको बताएँ कि ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप जब टेक अवे करते हैं, आप जब उसको ये बताते हैं कि भई प्लैटर पे सजा के तुम्हें कुछ नहीं दे रहे, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा तब जा कर के तुम्हें मिलेगा। तो इस चीज़ से उसको कोई एक्शन लेने में प्रेरित होता है वो। इसके अलावा फ़ॉलो-अप के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, विस्तार से नहीं बता पाऊँगा, हमारा समय ओवर हो चुका है। आपकी नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस में फॉलो अप प्लेज 95% ऑफ द रोल। प्रेजेंटेशन इज 5%, फॉलो अप इज 95%। फॉलो अप का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन को सही या बेहतर तरीके से समझाना। आप कैसे बेहतर तरीके से समझाते हो? कभी आपने राम समझाया, उसको श्याम समझ में आया, कभी आपने उसको कबीर समझाया, उसको अकबर समझ में आ गया, ये हो सकता है। ये होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप किसी को समझाते हो कुछ हो, वो समझ कुछ और जाता है, ऐसा ही होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ, देखिए यहाँ एनोटेट है ना? उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक, नहीं, न ये कलर सही नहीं है। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या नज़र आ रहा है जी? चैट में लिख कर बताइए, क्या नज़र आ रहा है? 10 लाइनें हैं, ये क्या-क्या हो सकता है? मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, ये सीढ़ी हो सकती है, ये सलाखें हो सकती हैं, ये खिड़की का डिज़ाइन हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएँगी। ये हो सकता है टी-शर्ट में बना हुआ डिज़ाइन हो, ये हो सकता है कि कोई सेवइयाँ या गाँठिया किसी ने बना दिया हो, या कुछ भी हो सकता है ना? जेल की सलाखें तो हो ही सकती हैं। रेलवे ट्रैक भी हो सकता है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन सर, रेलवे ट्रैक भी हो सकता है। तो ऐसे क्या है कि जब आप जब प्लान दिखाते हैं ना किसी को, तो उनके सामने आप ये 10 लकीरें खींच देते हैं। ग्रिल भी हो सकती है। ब्रजेश सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ग्रिल भी हो सकती है। बाउंड्री कवर भी हो सकता है, कमल सर भी सही कह रहे हैं, ये भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपको ऑप्शंस धीरे-धीरे करके समझ में आने लग जाएँगे। तो मकसद क्या है? मकसद ये है कि 1 मिनट, जो व्यक्ति है, जो सामने व्यक्ति है, उसको ये समझाना है कि भई ये जो तुमको लगता है कि ये 10 लाइनें हैं, ये एक्चुअली 10 लाइनें नहीं है। ये है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या नज़र आ रहा है सर?
कार नजर आ रहा होगा। तो ये जो 10 लकीरें आपने खींची प्रोस्पेक्ट के सामने, उसको तब कार नहीं नजर आ रहा था, लेकिन फॉलो अप में आपने उसको दिखाया कि ये जो 10 लाइनें हैं, वो 10 लाइनें नहीं है, ये इस 10 लाइनों से आप कार बना सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन को सही और बेहतर तरीके से समझाने का काम होता है फॉलो अप। तो ये काम उतनी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं जितनी अच्छी तरह से आप प्रोस्पेक्ट के साथ घुल मिल जाएंगे। और फॉलो अप के कुछ नियम है कि ये 24 से 48 घंटे में सामने सामने ही हो सकता है। अगर आप सामने सामने ना कर सकें तो वीडियो कॉल पे कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे यानी कि सामने वाले का भी वीडियो ऑन होना चाहिए। अभी जैसे देखिए, ये जो अभी हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं मुझे पता नहीं। तो अगर आप सबकी वीडियो ऑन होती तो मुझे पता चल पाता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसको समझ में आ रही है बात, किसको नहीं आ रही है, मुझे देख करके ही समझ में आ जाता है ना। तो आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, देखिए क्योंकि ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, आपको आने वाले समय में अपनी टीम के साथ करना पड़ेगा। तो आप भी अगर गाना गा रहे हैं 1 घंटा तक, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो आपका गाना गाना तो बर्बाद हो गया ना, 1 घंटा बर्बाद हो गया आपका। तो अगर वीडियो ऑन रहती है तो आप हर किसी को देख सकते हैं, कौन सुन रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन पानी पी रहा है, कौन बच्चा सहला रहा है, कौन कौन गद्दे में लेट के सोया पड़ा है, कौन खाली गाने की तरह ऐसे कान में लगा के सुन रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हो। तो तो अच्छा, हीरा सर कह रहे हैं यस, ओके। तो ये हम लोगों को जरूरी है कि बिजनेस का काम हम बिजनेस की तरीके से करें। बिस्तर पे लेट के चद्दर ओढ़ के कोई बिजनेस करता है क्या? ये जो काम अभी मैं कर रहा हूं ना, जिंदगी भर नहीं करूंगा। ये आपको करना है, पीपीटी तो बन गई, अब ये काम आपको करना है। अब आप मान लीजिए आप बैठ के बोल रहे हैं, अब आप अगर लेटे हुए हैं तो आपकी टीम भी लेटी रहेगी, क्योंकि जो हम इस बिजनेस में हम जो करते हैं वही चीज 10 गुना होकर हमारे पास आता है। तो आप अगर आज लेटे हुए हैं, आप अगर आज वीडियो ऑन नहीं किया तो आपके लोग भी नहीं करेंगे, और आपके लोग नहीं करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया। आपका बोलना व्यर्थ हुआ कि नहीं हुआ पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसके अलावा तो आप ये करिए, ये फील फेल्ट फाउंड फॉलो अप में इस्तेमाल कीजिए कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था, तो मैंने पता किया। तो जब मैंने पता किया तो मुझे लगा कि अच्छा ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये तो 10 लकीरें नहीं, ये तो कार बनाई जा सकती है इस 10 लकीरों से। तो आप प्रोस्पेक्ट की ज्यादा सुनने की कोशिश करिए, है ना, और रिलेट करने की कोशिश करिए फॉलो अप में। आप सुनेंगे जितना अच्छा उतना ही आपका काम होगा। जरूरी नहीं कि बोल के काम, सुन के भी काम अच्छा हो सकता है। अच्छा, आपको पॉजिटिव एजम्पटिव क्वेश्चंस पूछने होंगे, जैसे कि अच्छा ये तो होगा ही, ये पैसे तो होंगे ही आपके पास। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आपको ये नहीं पूछना है कि पैसे तो होंगे ही, मैं एकदम एग्जाम, अरे आपके पास समय तो होगा ही, अरे आपके पास पीस ऑफ माइंड तो होगा ही, अरे आपके पास तो पैसे होंगे ही, मतलब पैसे तो कमा ही रहे होंगे आप। इस तरह से हम पॉजिटिव एजम्पटिव क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका सकारात्मक जवाब आना ज्यादातर लाजमी होता है। फॉलोअप कई तरह के होते हैं, साइलेंट फॉलोअप होता है, पैसिव फॉलोअप होता है। और जैसा कि मैंने बोला कि दे डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। आप अगर केयर करते हैं ना किसी की, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होता है। आप अगर उसको ज्ञान देते हैं ना, तो आपसे पीछे हट जाएगा। तो कोशिश करिए कि किसी को ज्ञान बांटने की जगह उसको थोड़ा उसको संभालिए, उसको केयर कीजिए, उसके बारे में सोचिए, उसका भला चाहिए, ठीक है ना। रिलेटिव लोग की तरह भला मत चाहिएगा, अपलाइन की तरह भला चाहिएगा। ओके। तो एक विन विन सिचुएशन उनको दिखाइए कि आप जुड़ेंगे तो ये फायदा है, प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये फायदा है। आप उनको हर तरह से एक सकारात्मक छवि उनके सामने प्रेजेंट कीजिए। और 3 चीजों में बिलीव चाहिए। हमेशा वो पूछेगा कैन आई ट्रस्ट यू एंड विल यू हेल्प मी। तो आपको इन दोनों जवाबों का साकार रूप से जवाब चाहिए, क्योंकि जब आप भी सोचिए कि आप जिसके साथ जुड़े थे, आपको पता था कि वो आपकी मदद करेगा, आपको पता था कि आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। इन दोनों सवालों का जवाब पॉजिटिव में आता है तभी कोई ज्वाइन करता है। तो आपको उसको बिलीव कराना है, पहले तो अपने ऊपर, हमारा मतलब जो बता रहा है उसके ऊपर बिलीव नहीं होगा तो जानकारी के ऊपर क्या खाक बिलीव करेगा। मुझे विश्वास नहीं करता, मैं उसको फिर सोना चांदी दे दूं तो मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा, तो सोना चांदी पे भी नहीं करेगा। तो पहले मेरे ऊपर विश्वास, एज अ प्रेजेंटर एज एन अपलाइन मेरे ऊपर विश्वास करें, या आपके ऊपर विश्वास करें। फिर वो कंपनी के बारे में विश्वास करें, कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी का लिटरेचर, कंपनी की जानकारी। आपको कंपनी के लिए विश्वास पैदा करना है, फिर उसके खुद के लिए विश्वास पैदा करना है। हर किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता।
आपको उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा। हर किसी के अंदर इतना विश्वास नहीं होता, विश्वास आपको पैदा करना पड़ेगा, आपको उसको विश्वास देना पड़ेगा। विश्वास आप तब देख पाओगे जब आपके पास खुद के पास विश्वास होगा अपना खुद का, ठीक है? और सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, टेस्टिमोनियल से ही उसके अंदर विश्वास पैदा होगा। जानकारी से वो कभी पॉजिटिव नहीं होगा। वो कौन कितना इनकम कर लिया, कौन कितना प्रोडक्ट खा के कितना फ़ायदा हो गया, इससे विश्वास पैदा होता है लोगों में। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी यहीं तक। आपको अगर कुछ समझ में आया है, कुछ अच्छा लगा है तो वो भी बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो उसके संबंध में आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं।